फर्स्ट चैप्टर्स है, तो वहां पे मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड अमालगमेशंस दिए। ये जब टर्म में कह रहा हूँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, हम रेगुलर क्लास में जब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मैं अक्सर कहता हूँ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस which helps in determining the BMI of a company। अभी थोड़ा अलग ढंग में किया है। Corporate restructuring is a process of significantly changing a company's BMI। क्या कह रहा हूं मैं? Significantly changing a company's BMI कह रहा हूं मैं जानबूझकर। BMI में it says business model। Corporate restructuring is a process which helps in significantly changing a company's BMI। One is business model, one is मैनेजमेंट टीम, एंड आई को मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अच्छा, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग बीएमआई क्यों कहा है? बिकॉज ह्यूमन बॉडी की बीएमआई होता है बॉडी का। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कंपनी के बीएमआई को चेंज कर देता है। एक दुबली कंपनी को बड़ी कंपनी बना देता है, एक बड़ी कंपनी को छोटी कंपनी बना सकता है। तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी के बीएमआई को चेंज करने के लिए काफी हेल्पफुल है। इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टर्म में काफी अलग अलग टर्म्स आते हैं जिसको हम कहते हैं मां की कार आता है। मां की कार कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आता है, जिसमें एम स्टैंड्स फॉर मर्जर्स, ए स्टैंड्स फॉर एक्विजिशंस, अगेन ए स्टैंड्स फॉर अमालगमेशंस, सी स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेशन का कॉम्प्रोमाइज, ए स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट्स एंड आर स्टैंड्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे मां की कार आता है। तो मेरा कहना क्या है, ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग हुआ। बट अभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अलग अलग टाइप्स है, तो आप देखोगे आपके नोट्स में वहां पर फर्स्ट चैप्टर के व्हाट वी नीड टू फोकस इज, ये जो सिनॉप्सिस मैंने दिया ना अभी, सब लोग है ना, इस सिनॉप्सिस के तहत हम वन बाय वन जाएंगे। जो फर्स्ट पेज है आपके मैराथन के नोट्स का, इंडेक्स के बाद फर्स्ट चैप्टर, वहां पे आप देखना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का डेफिनेशन एग्जैक्टली मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या आता है, मां की कार वो दिया है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के डिफरेंट कैटेगरीज दिए, कैसे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, चेंजेस इन द शेयर होल्डर्स, चेंजेस इन द बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक कंपनी को, जो गोइंग कंसर्न में कंपनी है और वो कंपनी जब गोइंग कंसर्न से लिक्विडेशन की तरफ जा रही है, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रही है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग उसको रिवाइवल करता है। गोइंग कंसर्न जब डेंजर में आता है तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट्स एज अ रिवाइवल पार्ट। अरे बोलो, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कोई डे टू डे एक्टिविटी नहीं है, इट इज अ नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में दो वेज में रिस्ट्रक्चरिंग होता है, एक ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वे में जब रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो कंपनी अपने बलबूते बड़ी बनती है, अपना बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो होता है, बट इसको वक्त लगता है। इनऑर्गेनिक वे ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज मोर पॉपुलर इन टुडेज टाइम्स बिकॉज फास्ट फूड का जमाना है, तो कंपनीज को भी जल्द से जल्द बड़ा होना है और कम से कम समय में होना है, इसलिए इनऑर्गेनिक वे इज मोस्ट पॉपुलर वही है। फिर अब देखना कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के क्या रीजंस दिए, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या दिया वहां पर, क्यों कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जो मैंने कहा, उस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेकओवर्स, डीमर्जर्स। अब मर्जर्स और एक्विजिशंस जब कहा है तो व्हेन वी रेफर टू द टर्म मर्जर, देखो मर्जर हम कहते हैं, मर्जर इज द फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज, फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज दैट वेयरबाय आइडेंटिटी ऑफ वन कंपनी और मोर देन वन इज लॉस्ट। मतलब क्या, हम कहते हैं मर्जर इज अ फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज वेयर आइडेंटिटी ऑफ वन और मोर देन वन इज लॉस्ट। मर्जर का लीगल प्रोसेस अमालगमेशन है। अमालगमेशन इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ मर्जर। मतलब अगर ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड एक साथ आके ए बी लिमिटेड फॉर्म करते हैं तो ए और बी दोनों का एग्जिस्टेंस चला गया, एक नई कंपनी ए बी लिमिटेड फॉर्म हुई, या फिर ए लिमिटेड को बी लिमिटेड ने एब्जॉर्व कर लिया और बी लिमिटेड बन गई, तब भी एक नई कंपनी, मतलब एक कंपनी का हम कह सकते हैं एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। या फिर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड ने एक साथ आके सी लिमिटेड फॉर्म कर दी। ध्यान रखना, इस ए बी लिमिटेड में दोनों का एग्जिस्टेंस बरकरार था, बट यहां पे एकदम नई एंटिटी फॉर्म हो गई विद न्यू नेम एंड एवरीथिंग। मर्जर इन तीनों कैटेगरीज में कवर्ड है। मर्जर फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज जब हम बात करते हैं। अब एक्विजिशंस क्या है, तो एक्विजिशंस को हम कहते हैं, एक्विजिशंस में अलग अलग कैटेगरीज है। एक्विजिशंस टेक ओवर कब बनेगा, जब फ्रेंडली वे में होगा तब एक्विजिशन होगा, और जब होस्टाइल वे में होगा तो टेक ओवर होगा।
डीमर्जर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को जब अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट करती है तो उसे डीमर्जर कहते हैं। अब डीमर्जर के कैटेगरीज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो डीमर्जर में डिवेस्टिचर और बिजनेस सेल आता है। डीमर्जर के अंदर ही एक कंपनी स्लम सेल करती है, जब एक गोइंग कंसर्न एंटिटी को हम एग्जिस्टिंग हमारे कोई डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग को जो गोइंग कंसर्न है बट उस बिजनेस को अब हमें रन नहीं करना है, वो हम स्लम सेल के तहत बेच सकते हैं। स्लम सेल एक लमसम कंसिडरेशन में बेचा जाएगा। देन जॉइंट वेंचर जब हम कहते हैं तो जब दो कंपनीज एक साथ आके स्ट्रेटेजिक हम कह सकते हैं अलायंस बनाते हैं। जॉइंट वेंचर स्ट्रेटेजिक अलायंस में स्ट्रेटेजिक अलायंस इज फॉर दो अलग अलग सेक्टर की कंपनीज हो सकती है स्ट्रेटेजिक अलायंस में। जॉइंट वेंचर में दोनों एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस की होती है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। वैसे दोनों का मोटिव यहां पर क्या है, अपने अपने दोनों के जो कोर कॉम्पिटेंसीज है उसको यूज करना। देन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, उस फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में एक है इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग, एक है डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग। इक्विटी में बायबैक ऑफ शेयर्स है जिसमें कंपनीज एक्ट के 3 सेक्शंस है, सेक्शन 68, 69, 70। देन अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है जिसके अंदर सेक्शन 61 के प्रोविजंस है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है जिसमें सेक्शन 66 के प्रोविजंस है। अब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में उन्होंने ये भी दिया है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विद द ट्रिब्यूनल अप्रूवल, विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल। विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल भी रिडक्शन होता है, जिसमें सरेंडर ऑफ शेयर्स, फॉरफियर ऑफ शेयर्स इज विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल। इवन बायबैक ऑफ शेयर्स जब हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर जब बायबैक होता है तब भी इट इज विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का पार्ट है। देन डेब्ट में लॉन्ग टर्म बोरिंग, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेन फोकस इसमें इक्विटी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर है इस चैप्टर में। डेब्ट को लेकर उन्होंने सिर्फ रेफरेंस दिया है, डेब्ट का ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्रेशन चैप्टर में नहीं है। अब ये उस चैप्टर का पूरा सिनॉप्सिस है, तो मैंने क्या किया वहां पर आप देखना फर्स्ट पेज नंबर 2 पर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उधर डेफिनेशन दिए वो सारे, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जैसे मैंने बताया मर्जर, देन अमालगमेशन, देन डीमर्जर, एक्विजिशन, स्लम सेल, जॉइंट वेंचर, रिवर्स मर्जर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, वो सारे टर्म्स दिए। आप क्या करो, मैं जैसे बता रहा हूं वहां पे उतना आप पहले पॉइंट्स लिख लो। जब पॉइंट नंबर 11 पे आप आते हो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नीचे बायबैक ऑफ शेयर्स दिया मिला। बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस जहां पर एंड होते हैं ऐसे मे बी पेज नंबर एंड इन द सेंस उनको आप अलग से पॉइंट ऐड करना है। पेज नंबर 8 पर आप आ जाओ, पेज नंबर 8 पर, और पेज नंबर 8 के नीचे वहां पर लिखो बिफोर वी गो एंड रेफर टू दैट, पेज नंबर 8 में वहां पर नीचे लिखो रेफर पेज 17 एंड 18। तो बायबैक के प्रोविजंस पेज नंबर 17, 18 पर जो दिए वो ड्राफ्ट ऑफर ऑफ बायबैक एंड एस्क्रो अकाउंट जो बायबैक के अंदर होता है, ड्राफ्ट ऑफर ऑफ बायबैक एंड एस्क्रो अकाउंट। देन पेज नंबर 9 पर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, 10 पर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। देन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के वेज विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल वो पेज नंबर 11 पर दिया, सॉरी पेज नंबर 10 पर दिया विदाउट द ट्रिब्यूनल अप्रूवल, मिला है क्या। देन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में वहां पर स्पिन ऑफ दिया, स्पिन ऑफ के बाद स्प्लिट में स्प्लिट अप्स दिया, स्प्लिट ऑफ्स दिया एंड इक्विटी कार्व आउट्स दिया, मिला है सबको। ये उस चैप्टर का पूरा सिनॉप्सिस है। फिर आप देखना पेज नंबर 12 से जो ICSI के मॉडल के जो क्वेश्चंस है वो दिए वहां पर, मॉडल के चैप्टर के नीचे के दिए हुए क्वेश्चंस अलॉन्ग विद आंसर्स वहां पर दिए, जिसमें आप पेज नंबर 13 पर टाइप्स ऑफ मर्जर, वो एक पार्ट है जो हो सकता है आप मुझे पूछ सकते हो, इसलिए मैं वो बता रहा हूं टाइप्स ऑफ मर्जर। देन टाइप्स ऑफ मर्जर के बाद इंपॉर्टेंट पार्ट में आप अगेन आना पेज नंबर 14 पर बिजनेस सेल किसे कहते हैं, बिजनेस सेल के रीजंस क्या है वो एक पार्ट दिया वहां पे। पेज नंबर 14 पर जो बायबैक के प्रोविजन से वो इग्नोर कर सकते हो, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ओवर देयर। एंड पेज नंबर 17, 18 पर बायबैक का जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना, एस्क्रो अकाउंट एंड ऑफर प्रोसीजर, ड्राफ्ट ऑफर प्रोसीजर, वो दिया हुआ है जो हमने लिखा था ना पेज नंबर 8 के नीचे 17, 18। तो बायबैक पढ़ते हो पेज नंबर 8 के बाद सीधा 17, 18 पे जाने का, और जो बीच वाले पार्ट है वो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को लेकर है। तो ये उस पूरे चैप्टर को जैसे मैंने बताया वो आप देखो, 1 मिनट का वक्त लो, मैं उन कंसेप्ट पर फोकस करूं। आप बोलोगे सर अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बताओ, पूरा आई डिस्कस दैट एंटायर पार्ट आई वांट टू डिस्कस, बिकॉज हाफ हार्टेडली डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। आप बोलोगे सर बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल के सारे प्रोविजन बताओ, विल हैव डिस्कशन ऑन दैट। सो क्विकली स्टार्ट। अब जैसे मैंने कहा ये मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बता दिया स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह, बट कोई बोलता है सर मुझे डिवेस्टिचर के बारे में बताओ, वी कैन हैव वर्ड ओवर देयर।
सो टेल मी, आई विल राइट ओवर देयर एंड वी कैन हैव अ डिस्कशन. ऐसे हम 13 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, समझ रहे? सो यू जस्ट लेट मी नो, आई विल मेंशन ओवर हियर. बी फास्ट. पेज नंबर 17, 18 हमें पढ़ने के लिए पहले बायबैक का पूरा पार्ट देखना पड़ेगा, बट आई विल कम टू दैट. ओके, सो जैसे उसने बताया, लेट अस गो टू दैट फर्स्ट. पेज नंबर 17, 18 का डिस्कशन करने के लिए आई विल से फर्स्ट आप लोग पेज नंबर 6 पर आ जाओ. पेज नंबर 17, 18 समझने के लिए आपको पहले पेज नंबर 6 पर आना है. और पेज नंबर 6 पर आप देखना प्रोसीजर फॉर बायबैक इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज दिए, सब लोग हैं. उसमें जो लिखा है बायबैक इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, वो कितने वेज में होता है? 5 वेज दिए वहां पर. अरे बोलो भाई, वो जो 5 वेज दिया ना, उन 5 वेज में बायबैक अगर लिस्टेड एंटिटी को करना है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है एज पर सेबी रेगुलेशंस. देन उनके मेथड्स ऑफ बायबैक जो है, हम कहते हैं मेथड्स ऑफ बायबैक में क्या आता है? एक तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदना, या स्टॉक मार्केट से खरीदना, या ऑड लॉट खरीदना, या फिर आप हम कह सकते हैं एम्प्लॉय से ईसॉप्स के फॉर्म में इशू कर सकते हो. यस और नो? तो ये अलग अलग मेथड से 4 मेथड्स. यहां पर आप कौन सा मेथड यूज करना चाहोगे? कोई भी एक मेथड एट ए टाइम यूज कर सकते हो. यू कांट हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. देन बुक बिल्डिंग के रूट से भी, जब स्टॉक मार्केट में हम कहते हैं इट इज फ्रॉम द मार्केट और थ्रू बुक बिल्डिंग, उसमें भी 2 बातें. देन फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट नंबर 1 एंड पब्लिक अनाउंसमेंट नंबर 2, उसे डिवाइड करो. ये 2 पॉइंट्स है, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट. और जो पेज नंबर 17, 18 का तुम कह रहे थे वो यहां पर है ऑफर प्रोसीजर एंड एस्क्रो अकाउंट. एंड देन जनरल ऑब्लिगेशंस में बायबैक के अंदर कंपनी के क्या ऑब्लिगेशंस है, मर्चेंट बैंकर की क्या ऑब्लिगेशंस है. अब ये हम लोग पढ़े, उससे पहले समझना कैसे है. जब भी किसी कंपनी को सेबी रेगुलेशंस के तहत बायबैक अनाउंस करना है तो सबसे पहले उन्हें शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करके वहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसके लिए जब मीटिंग की नोटिस सेंड होगी तो उस नोटिस के अंदर आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होगा. उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देने होंगे. और एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम कहते हैं कहीं ना कहीं वो बायबैक जो कंपनी चाहती है, कितना बायबैक करना चाहती है, किस रेशियो में बायबैक होगा, बायबैक के लिए पैसा कहां से आएगा, वो सारे डिटेल्स उस एक्सप्लेन स्टेटमेंट में दिए जाएंगे मीटिंग के नोटिस के अंदर, सो दैट शेयर होल्डर्स उसे पढ़ पाएंगे और पढ़ के आने के बाद मीटिंग में बायबैक के फेवर में या अगेंस्ट वोट करेंगे. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कंपनी 10% ऑफ द बायबैक, कितना 10% ऑफ द बायबैक करना चाहती है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, तो उस केस में आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग की जरूरत नहीं. ये बोर्ड मीटिंग के अंदर ही बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत हो सकता है. सब लोग हैं जैसे कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन से सेम एट पार इट इज गिवन. देन मेथड्स ऑफ बायबैक ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट, देखो ये आपको समझना है. जब भी कंपनी बायबैक करना चाहती है तो शेयर होल्डर्स के मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जो कॉपी है और एक बार आरओसी के पास फाइल कर दी तो एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा उन शेयर होल्डर से बायबैक खरीदने में. उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर किस दाम में शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं, वो ऑफर डॉक्यूमेंट कितने दिन तक ओपन रहेगा, उसकी सारी जानकारी होगी. इस ऑफर डॉक्यूमेंट का फाइल करते वक्त प्रॉपर पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा. उसका एक प्रॉपर टेबल दिया है, चार्ट दिया है, जो डेज हम देखेंगे एक टेबल में बाद में. ऑफर प्रोसीजर, तो ऑफर प्रोसीजर को लेकर उन्हें वहां पर दिया है जो पेज नंबर 17, 18 है, हम देखेंगे वहां पर. जैसे ही आपका पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपका ऑफर कंप्लीट होना चाहिए. फिर बायबैक का जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उसके 1 साल के भीतर बायबैक कंप्लीट होना चाहिए. जो भी एस्क्रो अकाउंट की बात होती है, अगर 100 करोड़ तक का आपका बायबैक है तो आपको पूरा की पूरा अमाउंट एस्क्रो अकाउंट एक अलग से ओपन करके उधर ट्रांसफर करना है. अगर 100 करोड़ के ऊपर आपका कंसिडरेशन है बायबैक का, तो जो टोटल 100 करोड़ तो जमा करना है, उसके ऊपर का जो भी कंसिडरेशन है उसका 10% आपको एस्क्रो अकाउंट में जमा करना है. फिर एस्क्रो अकाउंट के अंदर, एस्क्रो अकाउंट इज नथिंग बट अ सिक्योरिटी केप्ट बाय द कंपनी की बायबैक वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फुलफिल करेगी बायबैक के लिए. एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो कंपनी सिक्योरिटी रखती है, जो पैसा ट्रांसफर करती, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज और बैंक गारंटी. जब हम कहते हैं कंपनी कैश डिपॉजिट करते हो तो ठीक है, बट बैंक गारंटी या फिर सिक्योरिटीज के तहत कहा तो कम से कम 1% कैश उन्हें डिपॉजिट करना पड़ता है. जब भी कंपनी का बायबैक कंप्लीट हो गया 30 डेज बाद ये एस्क्रो अकाउंट का पैसा रिटर्न किया जाएगा. अगर बायबैक के लिए रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी ने फुलफिल नहीं किए तो एस्क्रो अकाउंट को फोरफिट किया जाएगा. फोरफिट करने के बाद वो एस्क्रो अकाउंट का पैसा मर्चेंट बैंकर को ट्रांसफर होगा. मर्चेंट बैंकर उसमें से जो भी उस बायबैक के एक्सपेंसेस उसने इनकर किए थे वो लेस करेगा और फिर बचा हुआ पैसा 1/3 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 1/3
उन पर्सन्स को जिन्होंने बायबैक के लिए अप्लाई किया था, एंड 1/3 विल बी ट्रांसफर टू दी 1/3 इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, 1 to the persons who have 1/3 to the people who have applied, and 1/3 it was to the persons who, 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है ना, 1/3 1/3 1/3, इट इज 1/3 to the investor education protection fund, 1/3 to the you just mention, जैसे वो पेज नंबर 18 पर, पेज नंबर 18 पर वो जो पॉइंट दिया ना, अमाउंट फॉरफिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिक्योरिटी होल्डर्स एंड बैलेंस फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मिला है क्या? पेज नंबर 18 पर, वहां पर आप लिखो वो पॉइंट, वहां पर 18 के उधर पेज नंबर पॉइंट नंबर 8 दिख रहा है ना, वहां पे लिखो 1/3 टू दी सिक्योरिटी होल्डर्स, 1/3 to investor education protection fund, one-third to the target company, 1/3 to the target company, ब्रैकेट में लिखना इन केस ऑफ टेक ओवर, इन केस ऑफ टेक ओवर ओनली, इन केस ऑफ टेक ओवर। अगर टारगेट कंपनी नहीं है तो फिर वो आधा आधा, मतलब हम कह सकते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में आधा और सिक्योरिटी होल्डर्स जिन्होंने अप्लाई किया था उनको आधा। मतलब अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही बायबैक कर रहे हो, कोई टारगेट टेक ओवर का पॉइंट है नहीं, तो आपके जिन्होंने अप्लाई किया था बायबैक में उनको आप पैसा दे दोगे और फिर बचा हुआ पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा। हम जो बायबैक का पार्ट देख रहे हैं इसमें टेक ओवर का पार्ट नहीं आएगा। टेक ओवर के अंदर जब जाएगा तब 1/3 टू द टारगेट कंपनी आएगा। बट एस्क्रो अकाउंट अंडर बायबैक एंड एस्क्रो अकाउंट अंडर टेक ओवर प्रोसीजर सब सेम है। द ओनली डिफरेंस इज एंड में अगर वो रूल्स और रेगुलेशंस फुलफिल नहीं हुए तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए वो कंफ्यूजन होता है। तो जब मैं कह रहा हूं बायबैक ऑफ शेयर्स जब हो रहा है और रूल्स और रेगुलेशंस फुलफिल नहीं हुए तो क्या होगा, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको दिया जाएगा और बचा हुआ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर होगा। बट अगर टेक ओवर में है और रूल्स और रेगुलेशंस टेक ओवर के फुलफिल नहीं हुए तो 1/3 टारगेट कंपनी को जाएगा, 1/3 उन सिक्योरिटी होल्डर्स को जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया था उस टेक ओवर के लिए, एंड 1/3 इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। ये रूल दिया है। आप वहां पे लिखो उस पेज नंबर 18 के उधर, रेफर पेज 39, पेज नंबर 39 टेक ओवर चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है वो, हम देखेंगे बट जस्ट रेफरेंस दे दो। अब क्या होता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग दिस एस्क्रो अकाउंट, आपको दोनों तीनों जहां जहां पे एस्क्रो अकाउंट आता है उसको कंबाइंड वे में पढ़ो। सो ये जो डिफरेंस है आपको समझ में आता है कि एस्क्रो अकाउंट अंडर बायबैक एंड एस्क्रो अकाउंट अंडर टेक ओवर, व्हाट इज द डिफरेंस ओवर देयर, समझ रहा है कि सबको। तो ये एस्क्रो अकाउंट का जो पार्ट हमने डिस्कस किया पेज नंबर 17 पर, उसी पेज नंबर 17 पर ऑफर प्रोसीजर दिया मिला। उस ऑफर प्रोसीजर को लेकर 5 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट क्या दिया, उधर लिखना फर्स्ट पॉइंट में अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट, अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट। जब आपका ऑफर डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफर प्रोसीजर है। तो ऑफर प्रोसीजर में क्या करना है, अरे बोलो भाई, अनाउंस अ रिकॉर्ड डेट एंड उसमें क्या लिखा है, एंड नेम्स ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स एलिजिबल फॉर बायबैक, नंबर 1। नंबर 2 लेटर ऑफ ऑफर, उसके नीचे डिस्पैच्ड विद इन 5 वर्किंग डेज, उसके नीचे लिखना फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम दी बोर्ड, बोर्ड मतलब कौन, सेबी, सेबी से कमेंट्स आने के 5 दिनों के भीतर ये लेटर ऑफ ऑफर आप डिस्पैच करोगे। और डिस्पैच होने के बाद अब ये ओपनिंग ऑफ ऑफर
within 5 days from the dispatch of letter of offer. अरे बोलो भाई. उसके बाद जो शेयर्स प्रपोज्ड है उन शेयर्स प्रपोज को रिजर्व करोगे कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए और कुछ जनरल कैटेगरी ऑफ अदर पर्संस के लिए. जो ओपन ऑफर डॉक्यूमेंट है वो 10 दिन तक ओपन रहेगा, 10 वर्किंग डेज. उसमें आप, जब मैं कहता हूं ना ये टेबल, रिकॉर्ड डेट, लेटर ऑफ ऑफर, ओपनिंग ऑफ ऑफर, शेयर्स प्रपोज्ड एंड ऑफर ओपन, इन 5 पॉइंट्स को एक चार्ट के तहत आप नेक्स्ट पेज पे उधर लिख लो. नीचे शेयर होल्डर्स का जैसे स्पेशल रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है उसको पास करने के बाद विद इन 2 वर्किंग डेज आपको पहले पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है. पब्लिक अनाउंसमेंट जो करोगे वो आपको 3 न्यूज़पेपर्स में करना पड़ता है, 1 इंग्लिश, 1 हिंदी, 1 वर्नाक्युलर. वो पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद विद इन 5 वर्किंग डेज आपको, वो पब्लिक अनाउंसमेंट होने के विद इन 5 वर्किंग डेज आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर क्या करना है, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी के पास फाइल करना है फॉर देयर कमेंट्स. टू सेबी फॉर कमेंट्स. और सेबी का कमेंट्स आने के बाद उसके नीचे लेटर ऑफ ऑफर टू बी डिस्पैच्ड विद इन अगेन 5 वर्किंग डेज, विद इन 5 वर्किंग डेज. देन उसके बाद ओपनिंग ऑफ ऑफर, ऑफर ओपन करना पड़ेगा. कब, मैं लिख रहा हूं विद इन 5 वर्किंग डेज और एरो कर रहा हूं. जैसे लेटर ऑफर डिस्पैच होता है उस लेटर ऑफर डिस्पैच होने के विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफर ओपन होगा. तो वो जो ऑफर प्रोसीजर है उस ऑफर प्रोसीजर में आपको समझना है कि शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन या बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद विद इन 2 वर्किंग डेज आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना है. और वो पब्लिक अनाउंसमेंट होने के बाद जो न्यूज़पेपर में किया जाएगा आपको क्या करना है, विद इन 5 वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट के वो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना है सेबी के पास. सब लोग है ना. तो ऑफर प्रोसीजर में इफ यू आस्क मी स्टेप नंबर 1 क्या है, जो शेयर होल्डर का स्पेसिफिकेशन पास हुआ उसके बाद रिकॉर्ड डेट अनाउंस होगी और उसमें शेयर होल्डर्स का स्पेसिफिकेशन पास होने के विद इन 2 वर्किंग डेज पब्लिक अनाउंसमेंट. देन नंबर 2 ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर टू द सेबी फॉर कमेंट्स. देन नंबर 3 लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच्ड, वही तो हमने देखा ना. देन नंबर 4 आपका लेटर ऑफ ऑफर ओपन किया जाएगा और उसके नीचे नोट में लिखोगे जो भी लेटर ऑफ ऑफर सेंड किया जाएगा उसमें रिजर्वेशन हो सकता है. रिजर्वेशन कैन बी फॉर द स्मॉल शेयर होल्डर्स. एंड फॉर अदर्स. ठीक है, बोलो भाई. सेबी को कोई टाइम लिमिट नहीं दिया, दैट इज ऑलवेज देयर. सी वो कहते हैं दैट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड जो दिया है विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट. विद इन, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट होता है विद इन 5 वर्किंग डेज आप सेबी के पास भेजोगे और वो कहते हैं सेबी से कमेंट्स आने के बाद आपको लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच करना है. कितना भी टाइम ऐसे नहीं होता है बट एज पर रूल्स व्हेन वी से सेबी यूजुअली मेक श्योर दैट इट इज डन ऑन प्रायोरिटी बेसिस. हम रूल्स के अंदर कोई टाइम लिमिट दिया नहीं है बट आई कैन से इट कैन बी 60 डेज और 30 डेज एज द केस में, जो नॉर्मल केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिलता है. बट यहाँ पे रूल्स में कोई टाइम लिमिट सेबी को दिया नहीं. आप किसी भी चैप्टर के किसी भी इसमें जाओ, सेबी को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोई टाइम लिमिट दिया नहीं जाता. हाँ, देयर आर सम प्रोविजंस जहाँ पे हम कंपनी का नेम चेंज अप्रूवल होता है वहाँ पे टाइम लिमिट दिया जाता है 30 डेज 60 डेज. या शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम 1 स्टेट टू अनदर स्टेट है, वहाँ पे उनको एप्लीकेशन आने के बाद 60 दिन में रिप्लाई करना है, वो दिया जाता है. स्पेसिफिकली दिया है तो ही, वरना देयर इज नो टाइम लिमिट. डेफिनेटली व्हाई इट इज नॉट गिवन, अंडरस्टैंड, बिकॉज सेबी जो ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पड़ेगा ना वो थोरो इन्वेस्टिगेशन होगा. तो सेबी के ऊपर टाइम बाइंडिंग प्रेशर रखना नहीं है उन्हें, ये रीजन अलग है. देखो लेटर ऑफ ऑफर जब तक सेबी फिल्टर नहीं करेगा तब तक इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होगा. तो इसलिए उन्होंने सेबी को लेटर ऑफ ऑफर के लिए कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं रखा है. हाँ, बट कंपनी को रखा है.
बट हम जब कहते हैं बायबैक अनाउंस होने के बाद 1 साल के अंदर वो कंप्लीट होना चाहिए, तो सेबी को भी समझता है कि जो ड्राफ्ट लेटर ऑफर आया है उसको कितने दिनों में कमेंट देना है. इट इज ऑलवेज देयर. बट अगेन मेन पॉइंट क्या था, वो ऑफर प्रोसीजर को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करना, और उस ऑफर प्रोसीजर के नीचे जो एस्क्रो अकाउंट था वो हमने डिस्कस किया. आप उसी पेज नंबर 18 पर ऑब्लिगेशन ऑफ द मर्चेंट बैंकर है इन द सेबी रेगुलेशंस 2018 बायबैक के लिए मर्चेंट बैंकर को क्या क्या ड्यूटीज है. ये सेम पॉइंट जो मर्चेंट बैंकर का ऑब्लिगेशन है वहां पर आप लिखना, मर्चेंट बैंकर के ऑब्लिगेशंस के उधर रेफर सेम पॉइंट ऑफ मर्चेंट बैंकर ऑब्लिगेशन. रेफर पेज 44, एक साथ दोनों पढ़ना है. पेज 40 उधर लिखो पहले, रेफर पेज 44. पेज 44 पर क्या है, जब टेक ओवर होता है, टेक ओवर के अंदर भी मर्चेंट बैंकर के ऑब्लिगेशंस है. तो जो मर्चेंट बैंकर के ऑब्लिगेशंस टेक ओवर में दिए और जो यहां पर दिए उसमें अब यहां पर बायबैक के रेगुलेशंस होंगे, वहां पर टेक ओवर के रेगुलेशंस होंगे. जो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है तो उस मर्चेंट बैंकर को बायबैक के लिए बायबैक के कंप्लायंसेस करने, कंपनीज एक्ट के, सेबी रेगुलेशंस के. जब टेक ओवर में जाएंगे तो उसको टेक ओवर के रेगुलेशंस फुलफिल करने. बट पढ़ते हो दोनों एक साथ पढ़ने का. जब भी मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होता है तो मर्चेंट बैंकर सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस करता है. ड्यू डिलिजेंस अगर बायबैक भी करना है तो ड्यू डिलिजेंस किया जाएगा. मर्चेंट बैंकर ये देखेगा कि वो ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बराबर से टाइम लिमिट के अंदर फाइल हो रहा है कि नहीं, जो टाइमली कंप्लायंसेस वो हो रही कि नहीं, जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 68, 69, 70 है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, जो सेबी के रेगुलेशंस है वो रेगुलेशन से अगर बुक बिल्डिंग के थ्रू हो रहा है तो बुक बिल्डिंग का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है क्या, क्योंकि बुक बिल्डिंग के लिए अलग प्रोसीजर है. अगर स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स बायबैक किए जा रहे हैं तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है. तो कौन से मेथड से बायबैक हो रहा है वो भी देखा गया. तो आपको वो ऑब्लिगेशंस ऑफ मर्चेंट बैंकर में देखना है. सब लोग हैं, क्विकली बोलो मुझे. और जैसे 17, 18 बोला. और ये डिस्कशन जब होगा ना तो इट कैन हैपन इन अ 2 वे, अदरवाइज इसमें 1 वे डिस्कशन होगा. सो आप फटाफट मुझे बोलो, विल हैव अ डिस्कशन. मैं हर चैप्टर में आपको इस तरह से लिंक करके देता हूं ताकि ये नोट्स आप बाद में यूज कर सकोगे. I was expecting that. I was expecting that. Come to page number 10, 11. दोनों 10 पर स्पिन ऑफ्स दिया है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इसको ध्यान रखना, ये जो सारे कंसेप्ट है ना इनको समझने का बहुत सिंपल तरीका है एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल को दिमाग में रखो, ये कंसेप्ट आप एग्जाम में लिख पाओगे. जब स्पिन ऑफ कहते हैं तो स्पिन ऑफ का बेस्ट एग्जांपल जो इंडियन इंडस्ट्री का है वो हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का है. तो स्पिन ऑफ में क्या होता है, स्पिन ऑफ में एक कंपनी अपने शेयरहोल्डर से कोई पैसा लिए बगैर अपने कंपनी के जब अलग अलग यूनिट्स को उसको डीमर्जर का पार्ट है स्पिन ऑफ. डीमर्जर के अंदर स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ सब आता है. तो एक कंपनी का जब अलग अलग डिविजन्स में स्पिन ऑफ होता है, वो अपने शेयरहोल्डर से कोई पैसा लेती नहीं, बट बदले में उन शेयरहोल्डर्स को क्या करती है, वो दूसरे कंपनी के शेयर्स देती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है. इट इज लाइक अ डिविडेंड गिवन टू द शेयरहोल्डर्स, बट डिविडेंड कैश ना देते उनको क्या मिल रहा है, शेयर्स. आप जब स्पिन ऑफ देखते हो ना तो स्पिन ऑफ में मैंने इसलिए डिस्कस किया है, स्पिन ऑफ में और नेक्स्ट पेज पर जो स्प्लिट ऑफ दिया ना, स्प्लिट ऑफ, उसमें वही फर्क है. जो स्पिन ऑफ है, स्पिन ऑफ में शेयरहोल्डर से पैसा लिया नहीं जाता है. कंपनी अपने कंपनी के जब अलग अलग डिफरेंट अंडरटेकिंग्स में डिवाइड करती है, उन अंडरटेकिंग्स के शेयर्स शेयरहोल्डर्स को दे देती है स्पिन ऑफ में विदाउट टेकिंग एनी मनी. इट इज नोन एज डीमर्जर पार्ट. स्प्लिट ऑफ में कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को चॉइस देती है. जो पेरेंट कंपनी है वो शेयरहोल्डर्स को चॉइस देती है कि हमने एक सब्सिडी कंपनी के शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं तो इस दाम में आपको शेयर्स मिलेंगे. शेयरहोल्डर्स अगर चाहे तो सब्सिडी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए कुछ शेयर्स उन्हें पेरेंट कंपनी के वेव करने होते हैं, उन्हें पेरेंट कंपनी के शेयर्स देने होते हैं, बट ये ऑप्शनल है. तो आप स्प्लिट ऑफ के उधर लिखना, स्प्लिट ऑफ के उधर चॉइस क्या लिखोगे आप, चॉइस इज गिवन, चॉइस इज गिवन टू द शेयरहोल्डर्स. Therefore, the distribution of shares, therefore the distribution of shares is not pro rata. Therefore, the distribution of shares is not pro rata as it is in spin off. Spin off में कोई choice होता है क्या? नहीं.
कंपनी डायरेक्टली अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अपने अलग अलग कंपनी जो फॉर्म हुई है उसके शेयर्स दे देती है इन प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड। अरे समझ रहा है कि नहीं? जब मैं स्पिन ऑफ का एग्जांपल डिस्कस किया, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल डिस्कस किया, स्प्लिट ऑफ में वो एग्जांपल वहां पर दिया उन्होंने विप्रो का, विप्रो लिमिटेड। अब विप्रो कहा तो लोगों को आईटी पता है, बट विप्रो कंपनी की विप्रो एफएमसीजी भी है। अब विप्रो एफएमसीजी, विप्रो ऑयल, विप्रो शिका का ही आता था। विप्रो लिमिटेड ने जब विप्रो एफएमसीजी अपनी सब्सिडी कंपनी के शेयर्स अपने विप्रो लिमिटेड की कंपनी के शेयर होल्डर्स को उन्होंने चॉइस दिया कि अगर आप आपके विप्रो लिमिटेड के कुछ शेयर्स हमें दोगे तो बदले में आपको विप्रो एफएमसीजी के शेयर्स देंगे। कुछ शेयर होल्डर्स ने दिए, कुछ शेयर होल्डर्स ने नहीं दिए। तो जिन्होंने नहीं दिए वो विप्रो लिमिटेड के शेयर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, जिन्होंने वो शेयर्स अपने हिस्से के कुछ शेयर्स दिए विप्रो लिमिटेड के, तो उनको बदले में क्या मिला? विप्रो एफएमसीजी। तो जब ऐसा स्पिन ऑफ होता है, स्प्लिट ऑफ होता है, तो स्प्लिट ऑफ के केस में हम कहते हैं प्रोराटा बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट ऑफ ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। स्प्लिट ऑफ जो होता है उसके अंदर कंपनी जो प्राइस डिसाइड होती है, कंसिडरेशन, वो अक्सर डेफिनेटली शेयर होल्डर्स के फेवर में। इसलिए स्प्लिट ऑफ में सब्सिडी कंपनी के जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं किसको? पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स को, तो डेफिनेटली द बेनिफिट इज फॉर द शेयर होल्डर्स मोर। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेनिफिशियल क्या होता है? स्पिन ऑफ। इसलिए आप देखो जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज है वो स्पिन ऑफ में ज्यादा बिलीव करती है। हाँ, बट अगर किसी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग सब्सिडरी को अपने बिजनेस से अलग करना है, गो फॉर द कैटेगरी ऑफ स्प्लिट ऑफ। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अंडर जितनी भी कंपनीज है, स्पिन ऑफ और स्प्लिट ऑफ, वो पॉइंट तो क्लियर है ना तुम्हें? फिर उसके अपोजिट क्या दिया? वहां पे स्प्लिट अप दिया है, मिला है स्प्लिट अप। स्प्लिट अप में क्या होता है? कंपनी है, वो मेन कंपनी क्लोज होती है और उस मेन कंपनी के नीचे दो नई कंपनी, दो या दो से ज्यादा, इसलिए दिया अप। देखो नाम में दिया है स्प्लिट अप। अप मतलब क्या? जो ऊपर बैठी हुई पेरेंट कंपनी है ना, उसको स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब ऊपर बैठी हुई पेरेंट कंपनी स्प्लिट हो गई, वो पेरेंट कंपनी नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस है, जो नीचे दो कंपनी फॉर्म हुई है वो कंटिन्यू होगी। स्प्लिट अप में स्प्लिट ऑफ है, मतलब जो पेरेंट कंपनी है उसकी जो सब्सिडी कंपनी है उसके शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन में दिए जाएंगे। वेरएज स्पिन ऑफ में क्या होता है? ऊपर की पेरेंट कंपनी बनी रहती है और नीचे वो और उस पेरेंट कंपनी के बिजनेस को डिवाइड करती है अलग अलग कंपनीज में। जो मैंने आपको कहा अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप एडीएजी, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का डीमर्जर हुआ था तो रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस वी कैन से कम्युनिकेशन, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिलायंस कैपिटल, ऐसे तीन कंपनीज अनिल धीरूभाई अंबानी कंपनी ग्रुप के अंडर में आ गया। बट रिलायंस इंडस्ट्रीज रिमेन विद मुकेश अंबानी। मैं कह रहा हूं स्पिन ऑफ में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आगे कौन से कंपनीज में स्प्लिट हुआ, स्पिन ऑफ हुआ? रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड रिलायंस नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। इन तीनों कंपनीज का कंट्रोल किसके पास आ गया? अनिल अंबानी के पास। Whereas रिलायंस इंडस्ट्रीज रिमेन विद मुकेश अंबानी। स्पिन ऑफ में पेरेंट कंपनी बनी रहती है और नई कंपनी फॉर्म होती है, शेयर होल्डर्स को नई कंपनी के शेयर्स मिलते हैं स्पिन ऑफ में विदाउट एनी कंसेशन लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ डिविडेंड। तो इसलिए आप स्पिन ऑफ के उधर लिखना, जो स्पिन ऑफ का पार्ट है ना, वहां पे अंडरलाइन करते हुए a company disjoins a division and creates a new business entity which is separately listed in the stock exchange। है ना, ये तीनों कंपनी लिस्टेड है and has independent board of directors। और उधर लिखा shares of the new business entity are distributed to all shareholders की तरफ एरो करना और एरो करके लिखना just like dividend। जैसे डिविडेंड दिया था वैसे इस नए कंपनी के शेयर्स वो एग्जिस्टिंग कंपनी ऑफर करती है। तो कल को आप कोई पूछे कि स्पिन ऑफ में और स्प्लिट ऑफ में क्या डिफरेंस है? स्प्लिट ऑफ में शेयर होल्डर्स को चॉइस होता है, स्पिन ऑफ में कोई चॉइस नहीं होता। समझे? ये तीनों टर्म समझनी चाहिए। तीनों किस में आते हैं? डीमर्जर में। और डीमर्जर में और एक टर्म है नीचे वहां पे दिया हुआ, देन इक्विटी कार्व आउट्स। क्या दिया? इक्विटी कार्व आउट्स। उसमें सिर्फ एक एग्जांपल में वो ईयर चेंज करना 1992। इक्विटी कार्व आउट्स में क्या होता है?
जब कंपनी के प्रमोटर्स, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी, क्या है क्लोजली हेल्ड कंपनी, वो क्लोजली हेल्ड कंपनी के प्रमोटर्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद अपने हिस्से के कुछ शेयर्स मार्केट में पब्लिक को रिलीज करके पैसा रेज करके कंपनी का बिजनेस रन करते हैं। जैसे कि आई कैन से फेसबुक काफी दिनों से हम कह सकते हैं ऑपरेशन में था, बट फेसबुक का आईपीओ पिछले 3-4 साल में आया, तो फेसबुक के जितने भी शेयर्स थे वो उनके प्रमोटर्स के पास थे। इट वॉज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। और जब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रमोटर्स को लगा कि अब हमें बिजनेस एक्सपांशन के लिए पैसों की जरूरत है, तो प्रमोटर्स अपने हिस्से के कुछ शेयर्स, मैक्सिमम 20% होता है, कितना मैक्सिमम 20%, वो इक्विटी कार आउट में पब्लिक को ऑफर कर देते। पब्लिक से जो पैसा आता है वो पैसे से बिजनेस रन होता है। उसका और एक एग्जांपल जो इंडियन पर्सपेक्टिव वो टीसीएस का दिया उन्होंने, कि टीसीएस 1977 से कंपनी थी, 1998 में टाटा सन्स जिसके पास 100% होल्डिंग थी, तो टाटा सन्स ने टीसीएस के 20% शेयर्स आम आदमी को, पब्लिक को ऑफर मिला है एट 850 रुपीज पर शेयर। तो इक्विटी कार्व करना मतलब उस आपके 100% इक्विटी से कुछ इक्विटी दे देना, कार्व आउट करना। आउट किसको देना? पब्लिक को। तो क्या दिया उधर? When a particular percentage of shares, it is up to 25% of the subsidiary companies are being issued to the company through IPO for cash. Issued to the company होगा, just cut it. It is issued to the public. IPO दिया ना? Through IPO for cash. It is called equity carve outs. Just rectify that. Issued to the public है. जब एक कंपनी अपने पर्टिकुलर परसेंटेज शेयर्स कितने हो, 25% तक के शेयर्स, बिकॉज पब्लिक की होल्डिंग 25% मैक्सिमम हो सकती है ना, अरे बोलो, तो इसलिए 25% तक की होल्डिंग जब पब्लिक को ऑफर करेगी इक्विटी कार आउट। तो अब घर में ये टर्म्स देखते हो, कैसे देखने बता रहा, इन नाम से देखना, स्प्लिट अप। वो किस तरह का स्प्लिट अप? मतलब जो ऊपर की कंपनी है वो बंद हो जाएगी और नीचे की कंपनी रन होगी। स्प्लिट ऑफ मतलब क्या? ऊपर की कंपनी जो पेरेंट कंपनी हो, सब्सिडी कंपनी के शेयर होल्डर्स को चॉइस दे रही है, ऑफ करना है कि नहीं करना है, ऑन ऑफ, इट इज चॉइस विथ यू। स्पिन ऑफ मतलब उस एग्जिस्टिंग कंपनी को स्पिन कर दिया, नई कंपनी बाहर आई, वो डिविडेंड के फॉर्म में दे दिया, स्पिन ऑफ में। सब लोग हैं? बोलो और। यस, टाइप्स ऑफ मर्जर के पॉइंट में आऊं, पेज नंबर 13 पर। टाइप्स ऑफ मर्जर दोस्तों, उसमें जो 4 टाइप्स है ना, अगेन उन चारों टाइप्स के हम 2 अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल दिया उधर हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर का आप तुरंत वहां पे एग्जांपल ले लो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हॉरिजॉन्टल मर्जर का एग्जांपल क्या है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मतलब क्या? सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट। तो आप हॉरिजॉन्टल मर्जर, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, फेसबुक इंस्टाग्राम। सब लोग हैं? फिर दिया है वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर को लेकर मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं बच्चों को। जब पेप्सिको इंडस्ट्रीज है ना, पेप्सिको इंडस्ट्री, लेज खाते हो, लेज की चिप्स जो पेप्सिको ग्रुप बनाता है, वो चिप्स के लिए जो पोटैटो लगते हैं, आलू, वो आलू पहले वो मार्केट से खरीदते थे फार्मर से। अब लेज का आप देखना, कभी भी आप लेज का कोई प्रोडक्ट खाओ, क्वालिटी, टेस्ट, पैरामीटर सब सेम मिलेंगे। उनका कंटेंट, आलू का जो क्वालिटी, मतलब कोई भी लेज का पैकेट खाओ, कोई आप थोड़ा अनलिस्टेड या फिर जो इतनी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी नहीं है उसका कोई प्रोडक्ट खाओगे तो आपको क्वालिटी में 19-20 का फर्क मिल सकता है। व्हाट दे हैव डन नाउ पेप्सिको, वो जिन फार्मर से पहले आलू खरीदते थे, अब उन्होंने उन फार्मर्स को अपने कंपनी का हिस्सा बना दिया और उन फार्मर्स के फार्म को टेक ओवर कर लिया। मतलब वहां पे उन्होंने क्या किया? वर्टिकल मर्जर किया। मतलब आपके प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स में थे, बट आपने चिप्स के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, क्या? पोटैटो, वो पोटैटो भी अब आपके ही कंपनी के अंडर में आप ग्रो कर रहे हो वहां पे। तो आपने क्या कर दिया? वर्टिकल मतलब उस प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में, एक तो इसको कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, इस वर्टिकल वर्जन में एक और तरीका है कि मान लो जैसे कि हम कहते हैं मारुति सुजुकी कंपनी है, उन्होंने भी एक वर्टिकल मर्जर किया। कैसे? पहले मारुति सुजुकी कंपनी के कार बेचने के लिए कंपनी के डीलर्स होते थे। अब अगर कंपनी ने खुद के ही शोरूम्स ओपन कर दिए, कंपनी का मेन बिजनेस क्या? कार मैन्युफैक्चरिंग करना, बट कंपनी ने ट्रू वैल्यू, मारुति ट्रू वैल्यू कहते हुए अपना खुद का शोरूम ओपन कर दिया। वो ट्रू वैल्यू मारुति कंपनी की सब्सिडरी है, तो उन्होंने क्या कर दिया? वर्टिकल मर्जर कर दिया। तो वर्टिकल मर्जर में एक तो बैकवर्ड हो सकता है या फिर फॉरवर्ड हो सकता है। आपका जो मेन बिजनेस है उसके पीछे गए तो बैकवर्ड, मतलब रॉ मटेरियल स्टेज में, और मेन बिजनेस फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद जब कस्टमर्स तक पहुंचाओगे तो फॉरवर्ड।
समझ रहा? तो पहले क्या दिया? हॉरिजेंटल एग्जांपल, फिर वर्टिकल, फिर क्या दिया है? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में हम कहते हैं एक सीमेंट कंपनी ने एक आईटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे, कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस, कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस। कॉन्जेनरिक, कॉन्जेनरिक में हम कहते हैं दे हैव द सेम कस्टमर बेस। कॉन्जेनरिक का अगर मैं ये जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कॉन्जेनरिक, आप सब टीवी तारक मेहता देखते हो? किसने नहीं देखा है यहाँ पे तारक मेहता? सबने देखा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कई बार आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपको सलमान खान मिल जाएगा या कोई बॉलीवुड का एक्टर आ जाएगा और उस एक्टर का वो पूरा 2-4 एपिसोड चलता है। अब इसमें दोनों का बेनिफिट है। कौन जेनरिक में क्या होता है? कौन जेनरिक में दे हैव द सेम कस्टमर बेस। जब वो एक्टर उसमें आकर अपना प्रमोशन करता है, या फिर अभी जो डांस इंडिया डांस या फिर ये सोनू इंडियन आइडल, उसमें कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी आके अपने मूवी को प्रमोट करे, तो दे हैव द सेम कस्टमर बेस, तो उसे हम कहते हैं कॉन जेनरिक मर्जर। अब कॉन जेनरिक मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, वर्टिकल मर्जर, हॉरिजॉन्टल, ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ के। अब इसका मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं अपने इंस्पायर एकेडमी का, जो वहां पे मैंने एग्जांपल लिख कर दिया, अगर आप देखोगे तो मैंने इंस्पायर एकेडमी से पहले जो मेरा एकेडमी था लॉ लॉजिक, वो भी सीएस कोचिंग में है, सीए कोचिंग में है, और इंस्पायर एकेडमी सीएस कोचिंग में, दोनों एक साथ, सेम प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट, इट वाज अ हॉरिजॉन्टल मर्जर। देन वर्टिकल मर्जर में इंस्पायर की जो फ्रेंचाइजीज है जलगांव में, नांदेड़ में, उनका और इंस्पायर का क्या है? हॉरिजॉन्टल मर्जर, बिकॉज दे बाय समथिंग फ्रॉम इंस्पायर। वो प्रोडक्शन प्रोसेस चेन में ना, जहां पे क्या वर्चुअल क्लासेस चलते हैं, वो इंस्पायर से वो प्रोडक्ट खरीदते। देन कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में कल को इंस्पायर ने कोई एक कंसल्टेंसी फर्म, आईटी कंसल्टेंसी फर्म एक्वायर कर ली कॉन्ग्लोमरेट में। देन कॉन्जेनरिक में वहां पर इंस्पायर क्लासेस में, अब यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक यहाँ पे पढ़ी होते हो आप, तो आपको खाना पीना लगता है, कोई कैंटीन है, कोई हॉस्टल है, उनके साथ टाइप कर लिया। स्टूडेंट तो कॉमन ही है, तो स्टूडेंट को कैंटीन, स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करना, ये होगा कॉन जेनरिक मर्जर, बिकॉज कस्टमर बेस कॉमन है, फंक्शंस कॉमन है। तो इसलिए उसमें अगेन मैं बता रहा हूं, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर में जितने भी टर्म्स है ना दोस्तों, मैं अगेन कह रहा हूं, इन टर्म्स को मैंने रेगुलर क्लास में भी कहा है, द बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज एग्जांपल्स। अगर आपने फेसबुक इंस्टाग्राम दिमाग में रखा तो आप पहला हॉरिजॉन्टल मर्जर कभी नहीं भूलोगे। आप एग्जाम्पल लिख पाओ, फेसबुक सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, यू कैन इजीली राइट। क्लियर है? बोलो। और ये डिस्कशन मैं बता रहा हूं, ये डिस्कशन तभी पॉसिबल है व्हेन वी गो पॉइंट टू पॉइंट। हाँ देखो, कौन जेनरिक मर्जर में जो होते हैं ना, वो सेम लेवल पे नहीं होते, वो सेम लेवल पे, कौन जेनरिक मर्जर जो है ना, वो सेम लेवल के बीच में नहीं है। आज ये एक हॉस्टल और कैंटीन, ध्यान रखना, और कोचिंग क्लास, वेल इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों सोशल मीडिया है, फर्क है ना। मैंने कहा फर्क है, ये ध्यान रखना। टेलीविजन इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड, फर्क है। कौन जेनरिक वहां पे आएगा, समझ रहे ना? कौन जेनरिक में क्या है, वो सेम लेवल पे नहीं होते। देखो आई से यहां पर एक टीवी सीरियल के अंदर किसी दूसरे टीवी सीरियल के प्रोडक्शन हाउस का प्रमोशन हो रहा है, वो हॉरिजॉन्टल में आएगा। एक टीवी सीरियल में किसी उसी चैनल के दूसरे सीरियल का प्रमोशन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में आएगा। प्रोडक्शन हाउस से अलग है, हॉरिजॉन्टल मर्जर। बट टेलीविजन पर बॉलीवुड का हो रहा है, तो वो क्या आएगा? कौन जेनरिक में आएगा। वो सेम लेवल पे नहीं होते ना, समझा? और बोलो। ये डिस्कशन मैं कह रहा हूं, ये डिस्कशन करने पर ही आपको हेल्प होगा, वरना मैं कहूंगा ये ऐसा होता है, इट वोंट हेल्प। सो प्लीज फटाफट, हमें 13 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए फटाफट फर्स्ट चैप्टर के अंदर और भी कोई पॉइंट्स है, यू कैन गिव अ लुक। Section 68, 69, 70, I hope you can read, you can understand. Then reduction of share capital में section 66 का प्रोसीजर, खास करके रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल विदाउट द सैंक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, वो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसमें सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है सबको पता है, जब शेयर होल्डर खुद सरेंडर करता है इसका कोई प्रोविजन नहीं है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, यू नो, डिमिनिशन मतलब क्या, व्हाट इज डिमिनिशन ऑफ कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन। ध्यान रखना, रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो होता है, रिडक्शन,
उसमें कैंसिलेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड पोर्शन होता है। आपको जो शेयर होल्डर से पैसा मिला है उसको जब आप कैंसिल करते हो तो रिडक्शन है, बट कैंसिलेशन ऑफ द अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन ऑफ कैपिटल इज डिमिन्यूशन। मतलब आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए, 90,000 शेयर्स अप्लाई किए गए, 10,000 शेयर जो अनसब्सक्राइब्ड थे उसको आगे जाके आपने कैंसिल कर दिया, तब भी वो कैपिटल रिड्यूस हुआ, उसे कहते हैं डिमिन्यूशन। सो डिमिन्यूशन इज ऑलवेज कैंसिलेशन ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ कैपिटल। फिर वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दिया, बायबैक ऑफ शेयर्स दिया। रिडक्शन के जो 3 तरीके हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के, वो भी सबको पता है। एक पॉइंट सिर्फ रिडक्शन में लेकर जो आपको पता होना चाहिए, मे बी यू आर अवेयर, ये बट इंपॉर्टेंट है, मुझे डिस्कस करना जरूरी है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं, सेक्शन 66 में जब भी हम अप्लाई करते हैं ट्रिब्यूनल के पास उनके अप्रूवल के लिए, ट्रिब्यूनल क्या करता है, सैंक्शन के लिए भेज देता है, जिसमें क्रेडिटर्स का कंसेंट आना चाहिए। कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स है उन्होंने कंसेंट देना चाहिए। सबका कंसेंट अगर आता है, जो भी नहीं आता है, 3 महीने के बाद ऐसा माना जाएगा कंसेंट आ गया और रिडक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो गया। रिडक्शन होने के बाद सुन लो, जो भी शेयर होल्डर्स है जिनका कैपिटल रिड्यूस हो गया, जिनका कैपिटल रिड्यूस हो गया, अब उनकी लायबिलिटी कंपनी के अंदर खत्म हो गई, उनकी लायबिलिटी कंपनी के प्रति रिड्यूस खत्म हो गई। वो कहते हैं अगर किसी क्रेडिटर का नाम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के वक्त इंक्लूड नहीं किया था लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में, भले ही शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी रिडक्शन करने पर खत्म हो जाती है, जिस क्रेडिटर का नाम इंक्लूड नहीं हुआ था उस क्रेडिटर के अमाउंट के लिए शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी बनी रहती है। मतलब ध्यान क्या करना है, रिडक्शन करते वक्त आपने सारे क्रेडिटर्स का कंसेंट लेना चाहिए। अगर अनइंटेंशनली किसी एक क्रेडिटर का नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए उसका कंसेंट लिया नहीं गया, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होने के बाद इस क्रेडिटर को जब तक जितना उसका अमाउंट है ड्यू है, उस अमाउंट ड्यू के लिए बाकी सारे शेयर होल्डर्स जो थे जिनका लायबिलिटी रिड्यूस हुआ है वो लायबल बने रहेंगे। जो मैंने डिस्कस किया ना वो आपके नोट्स में उधर पेज नंबर 10 पर वेरियस मोड्स ऑफ रिडक्शन दिख रहा है ना, रिडक्शन ऑफ विदाउट द सैंक्शन, उसके नीचे नोट दिया है, मिला है नोट, वो नोट पढ़ो मेरे साथ लाउडली। क्या लिखा है? On reduction of share capital, any member of the company, past or present, shall not be liable to any call or contribution in respect of any shares held by him by the reduced amount. अरे बोलो भाई, उतने से अमाउंट रिड्यूस हुआ ना, 10 रुपीज फेस वैल्यू को घटा के 1 रुपी किया तो आप 9 रुपीज उससे कॉल नहीं करोगे। उन्होंने क्या दिया, however if the name of any creditor is not entered in the list of creditors and after such reduction company commits default in repayment of its debt or claim, every person who was a member at the time of reduction shall be liable to contribute up to the amount which he will be been liable to contribute. अरे बोलो भाई, ये पॉइंट है जिसको लेकर केस स्टडी आता है, इसलिए डिस्कस किया। मेन एरियाज कवर करने ध्यान रखना। देन आप देखो साइमल्टेनियसली मैं भी बता रहा हूं मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इस चैप्टर में, मर्जर एक्विजिशन का डिफरेंस वो भी सबको पता होना चाहिए, बट यू हैव टू स्टडी दैट। भले ही पता होगा मर्जर एक्विजिशन। हाँ, एक और पॉइंट जो मेथड्स ऑफ बायबैक वाला पॉइंट है, पेज नंबर 7 पर मेथड्स ऑफ बायबैक दिया ना, जो हमने मेथड्स डिस्कस किए थे, उस मेथड्स में जब हमने वहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बायबैक करने की बात की, नंबर 1 फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ईसॉप से बायबैक करते हैं, नंबर 3 ओपन मार्केट से बायबैक करते हो। ओपन मार्केट में 2 मेथड दिए ना, एक क्या दिया, बुक बिल्डिंग, एक दिया स्टॉक एक्सचेंज। तो वो कहते हैं किसी भी हालत में जब आप ओपन मार्केट से बायबैक करते हो, एक पॉइंट वो पता होना चाहिए कि वो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व से ज्यादा बायबैक आप नहीं कर सकते। ये पॉइंट है, ध्यान रखना। नॉर्मली बायबैक कैन बी डन अप टू 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व, बट अगर कंपनी ने ओपन मार्केट से बायबैक किया, स्टॉक मार्केट से, फिर वो बुक बिल्डिंग करो या स्टॉक मार्केट से करो, जो कंपनी का पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व्स है उसका मैक्सिमम 15% अलाउड है। मतलब 10% तक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं। तो अगर कंपनी 10% से ज्यादा बट 15% और उससे नीचे करना चाहती है तो कंपनी हैज टू यूज द ओपन मार्केट ऑप्शन।
बट अगर कंपनी 15% से ज्यादा बायबैक करना चाहती है तो कंपनी के लिए ओपन मार्केट का ऑप्शन बंद हो गया। तो कंपनी को आइदर फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ESOPs या ऑड लॉट मार्केट। ऑड लॉट मार्केट क्या होता है? ऑड लॉट एक हर शेयर का लॉट साइज होता है ना, वो लॉट साइज जिसके पास नहीं है, जिसके पास एक ही शेयर है, लॉट साइज में नहीं है, उनके शेयर्स पहले खरीदे जाएंगे, या फिर जिनके कंपनी के शेयर्स डीमैट फॉर्म में थे बट किसी के पास फिजिकल फॉर्म में है, उसको भी ऑड लॉट कहते हैं। ऑड लॉट का अलग अलग पॉइंट है, ये एक पार्ट है। फिर उसी में आप देखना वो जो नोट नंबर 4 दिया है, नोट नंबर 1 मैंने बताया, नोट नंबर 4 के लिए जब हम बायबैक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से करते हैं ना, वो भी पता होना चाहिए, प्लीज ध्यान देना। जब बायबैक हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से करते हैं तो हमने कुछ स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व करना चाहिए। कितना रिजर्व करना चाहिए? 15%। उधर देखो मैंने ब्रैकेट में डाला, 15% ऑफ द सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी बॉट बैक और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल्ड एज पर देयर शेयर होल्डिंग व्हिच एवर इज हायर। उसका एग्जांपल मैंने नेक्स्ट पेज पर दिया। ये 15% क्या है? मेरी कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ऑफर बायबैक करती है, उसमें से वो जो नेक्स्ट पेज पर दिया ना 5% वो कट करो, इट इज बाय मिस्टेक हुआ है। अगर मेरी कंपनी को 100 शेयर्स का बायबैक करना है, कितना? सब लोग स्क्रीन पर देखो, कितना बायबैक करना है? 100 शेयर्स का बायबैक करना है। और मान लो कंपनी के जो 2000 शेयर होल्डर्स है, कितने हैं? अब मैं वो 10% क्राइटेरिया वगैरह में जाता हूं, जस्ट एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू। 100 शेयर्स बायबैक करना है, कंपनी के टोटल शेयर 2000 है, जिसमें स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास कितना है? 500 है, और अदर्स के पास कितना है? 1500। तो अब स्मॉल शेयर होल्डर का जो परसेंटेज है ऑफ द टोटल वो कितना हुआ? 25%। अरे बोलो ना, स्मॉल शेयर होल्डर का परसेंटेज कितना हुआ? 25। तो कंपनी को कितना बायबैक करना है? 100 शेयर्स। तो 15% ऑफ 100 इज 15 और 25% ऑफ 100 इज 25। तो 15 और 25 विच इज हायर? इज 25। अगर सुनो इसी केस में कंपनी के जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो अगर 200 रहते, कितने? 200 रहते स्मॉल शेयर होल्डर्स। सब लोग हैं मेरे साथ? तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का परसेंटेज 2000 में कितना रहेगा? 10%। तो 100 का 10% 10 होगा, और 15% का 100 मतलब 15 और 10 विच इज हायर। मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स को इस केस में आप 15 शेयर्स तक खरीदोगे उनके। 200 में से कितने खरीदोगे? 15। मैंने जो बोला सबको समझ रहा है क्या? अभी स्मॉल शेयर होल्डर्स कितने गिर रहे हैं? 500, करेक्ट। अगर ये स्मॉल शेयर होल्डर 500 की जगह 200 होते हैं तो वो 10% नहीं रहते। तो उस केस में 100 का 10% 10 शेयर्स आता, बट 100 का 15% 15 है। तो 200 में से हम 10 ना लेते हुए 15 शेयर्स लेंगे स्मॉल शेयर होल्डर से, हाँ, विच एवर इज हायर। तो इसलिए वो पॉइंट दिया है कि जब भी आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से शेयर्स खरीदते हो, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए आपको 15% रिजर्वेशन रखना ही पड़ेगा। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस बोलो। मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन जो मैंने ये सिनॉप्सिस बताया था सबको, देखना ये जो फर्स्ट चैप्टर को लेकर सिनॉप्सिस दिया है, इसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या है, उसकी नीड टाइप्स, देन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में मर्जर, एक्विजिशन, अमालगमेशन, कंसोलिडेशन, स्प्लिट, वी आर अवेयर ऑफ इट, डीमर्जर, स्लम सेल, डीमर्जर में स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, इक्विटी कार्व आउट्स, स्लम सेल, बिजनेस सेल और डिवेस्टिचर, ये भी सबको पता है। जब लॉस मेकिंग बिजनेस होता है तो उसे बेच देते हो, डिवेस्ट करते हो। जॉइंट वेंचर, अभी लॉस मेकिंग बिजनेस का तो रिसेंटली अब गवर्नमेंट एयर इंडिया को लेके सोच रहा है लॉस मेकिंग बिजनेस में। जॉइंट वेंचर वी हैव डिस्कस, जॉइंट वेंचर और स्ट्रेटेजिक अलायंस में द ओनली डिफरेंस इज स्ट्रेटेजिक अलायंस में वो सेम बिजनेस से होना जरूरी नहीं है, जॉइंट वेंचर में सेम बिजनेस में होंगे। रिवर्स मर्जर, एक वीक कंपनी जब स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदती है तो उसे रिवर्स मर्जर कहते हैं। एग्जाम्पल टाटा स्टील, कोरस। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग हमने देखा, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल यू आर अवेयर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वी हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट, बायबैक ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस देखें। यस, रिसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन इंडिया में आपको फ्लिपकार्ट और ईबे का एग्जांपल दिया है, बट आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं कि इस मॉडल की एग्जांपल देने, मॉडल में जो एग्जांपल दिए वो देना जरूरी नहीं। जब वो पूछते हैं रिसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, आप रिसेंट जो भी न्यूज़पेपर के एग्जांपल्स पढ़ते हो वो लिख सकते हो वहाँ पे, रिसेंट मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ठीक है। अभी वोडाफोन आइडिया का था, फिर अभी रिसेंटली माइंडट्री कंसल्टिंग एंड L&T वो हुआ, तो ऐसे काफी है, ठीक है। बोलो एनीथिंग एल्स? देखो
जॉइंट वेंचर में आप देखना, डेफिनेशन में आओ, जॉइंट वेंचर में जो बिजनेसेस होते हैं ना वो सेम कैटेगरी में होते हैं। मतलब अभी वहां पर आप हम कहते हैं टाटा AIG, सुन लो, ICICI लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, ये जॉइंट वेंचर है। टाटा डोकोमो वो जॉइंट वेंचर था, बिकॉज सब सेम बिजनेस में थे, वो एक साथ एक दूसरे के कोर कॉम्पिटेंसी को लेकर एक दूसरे के साथ आए थे। स्ट्रेटेजिक अलायंस में आप मास्टर कार्ड, क्या लो, मास्टर कार्ड और ICICI बैंक, तो उनका क्या स्ट्रेटेजिक अलायंस है, मास्टर कार्ड एंड ICICI बैंक, वो अलग अलग है, तो उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है। बिकॉज मास्टर कार्ड को अपना पेमेंट सिस्टम प्रमोट करना है, ICICI बैंक को अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराना है, वो हुआ स्ट्रेटेजिक अलायंस। जब हम HP के पेट्रोल पंप पर ICICI बैंक का कार्ड यूज करते और वहां पे हमें वेवर मिलता है, वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। क्लियर है? ओके।